क्लास 10 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक है अलंकार। अलंकार 3 मार्क तक के क्वेश्चन इससे आएंगे। क्या है अलंकार, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या काव्य में किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलंकार वर्ड के बारे में पढ़ने से पहले बहुत सिंपल चीज समझते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब पहले आप मुझे दें। ओके, बहुत अगर हमें ये पता है कि हमें घर को सुंदर सजाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फूलों का। फूलों से घर सजाया जाता है। इंसान स्वयं को सजाने के लिए क्या करता है? गहने, कपड़ों का प्रयोग करता है। लेकिन अगर हमें कविता को सुंदर बनाना हो, अपनी लिखी हुई पोयम को, पोइट्री जो भी हमारा सेक्शन है उसको सुंदर बनाना हो, तब हम क्या करते हैं? तब करते हैं अलंकार का प्रयोग, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो अलंकार जो टॉपिक, अलंकार वर्ड का मीनिंग समझेंगे, किस तरह से इसको काव्य में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप अपनी फेयर कॉपी में हेडिंग लिखिए अलंकार और उसका शाब्दिक अर्थ समझिए। ठीक है, पहले समझेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको लिखिएगा। सो अलंकार का शाब्दिक अर्थ, इन अलम प्लस कार, इन दो वर्ड्स के मीनिंग से मिलकर बना है। ये देखिए, अलम प्लस कार, अलंकार से मिलकर बना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना, जिसका प्रयोग क्यों होता है? खुद को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार, जो हम संधि करते हैं ना, धन का चिन्ह लगाते हैं, दो अलग अलग शब्द आपस में जुड़ते हैं, उसके। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे, सुंदर लगे, वो अलंकार है। सो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना, ये फर्स्ट लाइन लिखिए। फिर लिखिए अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार से बना है। ये अलंकार वर्ड इस संधि से मिलकर बना, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अलम और कार, अलंकार, जिसका अर्थ है सजावट या सुशोभित करना। तो यहां से लेकर यहां तक ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ओके, बाकी ये दोनों पॉइंट्स मैं समझा रही हूँ, समझिए, लेकिन कॉपी में जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है, फर्स्ट पॉइंट, इसे यूज करेंगे हम। ओके, दूसरे शब्दों में जो सौंदर्य की वृद्धि करने वाला हो, सुंदरता बढ़ाने वाला हो, आभूषणों को धारण कर नारियां श्रृंगार करती हैं, इससे उनके सौंदर्यों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करके उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, अलंकार शब्द का अर्थ, जिस तरह से हम स्वयं को सुशोभित करने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं अपनी कविता को और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए, और इजीली लोग समझ पाते हैं, उसका जो चमत्कार है, जो उसका इफेक्ट है, और पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए कवि अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग किया करते हैं। एंड आई होप इससे अलंकार की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अलम प्लस कार से बना ये शब्द, जो कि सजावट या सुंदरता या सुशोभित करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अलंकार परिभाषा उदाहरण के साथ। नॉर्मली कभी भी जब हम पहले भी डेफिनेशंस पढ़ते थे तो हर बार एक एग्जांपल से उसको प्रूव करते थे। तो यहाँ पे भी अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण के साथ, जिस साधन से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो उसे अलंकार कहते हैं। हम अलंकार का प्रयोग करते कहाँ पर है? कविताओं में, काव्य में, और इससे होगा क्या? जो अभी जस्ट मैंने बताया, काव्य का जो कविता है उसका सौंदर्य और बढ़ेगा, वृद्धि होगी, इसलिए इसे अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया गया, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं।
सुरभित मतलब जिनकी फ्रेग्रेंस हो, सुंदर मतलब जो बहुत दिखने में बहुत अच्छे हो, मनोहर हो, सुखद सुख देने वाले, सुमन जो फ्लावर्स हैं वो तुम पर खिलते हैं। अब इन सारे वर्ड्स में एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी, नोटिस किया आप सबने? सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, कौन सा एक कॉमन अल्फाबेट है? वो अल्फाबेट है स। इस पूरी काव्य की पंक्ति में जो स वर्ण है उसकी आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन, बार बार उस अल्फाबेट को यूज किया गया। इससे उस कविता को जब आप बोलते हैं, उस पंक्ति को बोलते हैं, तो उसमें एक अलग ही चमत्कार, एक सौंदर्य की सृजन होगा। और इस आवृत्ति से, इस रिपीटेशन से काव्य की पंक्ति में सौंदर्य वृद्धि हुई। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर है। अगर हम अलंकार कविता के अर्थ को सुंदर बनाएंगे तो वो अर्थ अलंकार कैटेगरी में आएंगे, और अगर उनके शब्दों को सुंदर बनाते हैं और कर्ण प्रिय मतलब कानों को सुनने में और मधुर लगे तो वो शब्द अलंकार कहलाएंगे। तो यहाँ पे इस परिभाषा के साथ जिस पंक्ति का प्रयोग किया गया, आप देखिए उसमें एक चमत्कार, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है स अल्फाबेट को कंटिन्यूएशन में रिपीट करने पर। सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, एक अल्फाबेट स, उसी से मिल शुरू होने वाले कुछ शब्द चुने इन्होंने और उस पंक्ति में प्रयोग किए, तो उस कविता में एक आकर्षण, एक चमत्कार उत्पन्न हुआ और सौंदर्य का सृजन हुआ। तो ये काव्य के सुंदरता को बढ़ाने के कारण अलंकार यहाँ पे जो एक साधन की तरह प्रयोग किए गए हैं। सो आई होप ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे। आपने जो डेफिनेशन इससे पिछली वाली स्लाइड पे देखी थी, अलंकार शब्द का अर्थ सुशोभित करें, यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे ये जो दिए गई है पंक्ति फर्स्ट, जिस साधन से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो उसे अलंकार कहते हैं, ये लिखिए। उस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट के बाद ये लाइन लिखेंगे एंड देन ये जो हाईलाइटेड लाइन है, सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन तुम पर खिलते हैं, स वर्ण की आवृत्ति, इसको आप इस पंक्ति को लिखेंगे और मार्कर से या ग्रीन पेन से या हाइलाइटर से किसी से भी, जहां भी आपको ये जो फर्स्ट वर्ड स दिखेगा इसे हाईलाइट करेंगे। ओके, यहाँ पे तो मैंने आपके नोटिस में आए इसलिए पूरी पंक्ति को हाईलाइट कर रखा है, पर अपनी कॉपी में जब आप यूज करेंगे तो हाइलाइटर से या मार्कर पेन से या फिर किसी भी डिफरेंट पेन से हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट वर्ड सु, सुंदर का सु फर्स्ट वर्ड, सुखद का सु एंड सुमन। इस तरह से आप अपने फर्स्ट पंक्ति में जो भी वर्ड है जिसकी आवृत्ति यहाँ हुई, हम बार बार रिपीट करने को आवृत्ति वर्ड बोलते हैं अलंकार में, मैं आवृत्ति वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस अल्फाबेट की आवृत्ति हुई आप उसे अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है अलंकारों का महत्व और उसके भेद। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके भेद या उसके क्या भेद है। फर्स्ट पॉइंट, अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो ये तो अभी हमने जितना भी ये पॉइंट अलंकार पढ़ा इससे क्लियर हो गया होगा कि अलंकारों को यूज कवि क्यों करते हैं, क्योंकि इससे उनकी कविता और भी सुंदर बन जाती है और जो चीज प्रेजेंटेबल है, बहुत सुंदर है, उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कवि आमतौर पर अलंकारों को बहुत पसंद करते हैं और अपनी कविताओं में उसका यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावशाली बन जाएगी। अगर आप उसी चीज को और बेहतर ढंग से कहेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। सो अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने मन के भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। जो भी कवि सोच रहा है, नॉर्मली कविता करते कैसे हैं, कवि के मन में जो थॉट आए, जो एक्सप्रेशन, जो भाव आए, उन्हें वो कविता को शब्दों में पिरो के लिखता है। लेकिन अगर वही शब्द बहुत सुंदर हो, मनोहारी हो, तो कविता का इफेक्ट और ज्यादा आएगा। सो यहाँ पे अलंकारों के दो मुख्य भेद बताए गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर कविता के जो शब्द हैं वे बेहद सुंदर हो, चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो शब्दालंकार। अगर कविता के शब्द तो सिंपल है लेकिन उसका जो मीनिंग निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो बहुत चमत्कार उत्पन्न करता है या आकर्षण उत्पन्न करता है, तो वो अर्थालंकार कहलाएंगे।
सो यहाँ पे आप अपनी कॉपी में जो नोट करने वाले हैं वो है अलंकारों के मुख्य भेद, ये हेडिंग लिखिएगा। और फिर फर्स्ट पॉइंट शब्दालंकार और सेकंड पॉइंट अर्थालंकार। क्लियर? इतना आप नोट करेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे शब्दालंकार जो भी है उन्हें शॉर्ट में आपको समझाएं। बहुत सारे शब्दालंकार होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे आपके कोर्स में जो आ रहे हैं या जिनके बारे में आप जानते हैं, अब तक पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं 2-3 पॉइंट्स को आज लेंगे। ओके, सो यहाँ पे शब्दालंकार, इसका हेडिंग लिखिएगा शब्दालंकार और फिर इसकी डेफिनेशन। ओके, शब्दालंकार जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, वो शब्दालंकार कहलाता है। सो कविता हम क्यों करते हैं? काव्य का सृजन एक कवि जब करता है तो वो चाहता है कि उसके मन के जो विचार है, जो भाव है, वो लोगों तक पहुंचे। और कई बार अपनी विद्वता, अपना पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पता है अलंकार का प्रयोग करने से ना सिर्फ उनकी कविता में सौंदर्य आएगा, बल्कि एक चमत्कार उत्पन्न होगा। उसका जो एक ना इफेक्ट वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ देखिए, शुरुआत के जो शब्द हैं, जो पद यहाँ इस पंक्ति में प्रयोग है, उसमें च वर्ण की आवृत्ति है। आवृत्ति वर्ण जस्ट अभी मैंने बताया, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन, चीज का बार बार आना। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, चारू चंद चंचल, चंचल में ऑलरेडी 2 बार च, और चारू और चंद में भी, तो यहाँ पे च अल्फाबेट रिपीट हुआ। ठीक इसी तरह ल वर्ण की भी आवृत्ति है। कैसे? चंचल में ल, खेल, जल, थल। तो इस पूरी पंक्ति में शब्दालंकार जो है वो दोनों ही यूज किए, च और ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई। तो इसी के बारे में, च व ल वर्ण से युक्त शब्दों का प्रयोग कर काव्य पंक्ति में एक चमत्कार उत्पन्न किया गया। अब जब ये चमत्कार मीनिंग से नहीं बल्कि शब्दों से किया जाए तो शब्दालंकार। क्लियर ना? जब शब्दों से हम काव्य में चमत्कार का सृजन करें तो वो शब्दालंकार कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग, सेंटेंसेस का जो मीनिंग निकलेगा वो या भाव निकलेगा वो एक अलग चीज, लेकिन यहाँ तो शब्द ही वर्ण कर्ण प्रिय, चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम, तो ये शब्दालंकार है। अब शब्दालंकार के कई सारे भेद हैं। आपके कोर्स में है अनुप्रास, यमक और श्लेष भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको भी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। सो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, इसके ये मैक्सिमम एग्जांपल्स में आपको ये दिखेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सो फर्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे शब्दालंकार की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, देन उसके बाद जैसे इसमें च और ल वर्ण की आवृत्ति है तो उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये पॉइंट लिखिएगा शब्दालंकार के प्रमुख भेद, फिर इन तीनों के नाम, अनुप्रास अलंकार, सेकंड पॉइंट यमक अलंकार, थर्ड श्लेष अलंकार। ओके, फर्स्ट पॉइंट शब्दालंकार का है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा, अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। ठीक है, प्रास वर्ड बना है पास या निकट से, अनु का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, बार बार करना। तो किसी अगर वर्ण को, किसी में अल्फाबेट को कंटिन्यूएशन में बार बार रिपीट करूं तो वो अनुप्रास अलंकार। क्लियर ना? अगर एक सिंगल अल्फाबेट मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वो अनुप्रास। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, बाद में हम जो स्लाइड पे एग्जांपल्स हैं उन पर आएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल बरु तरुवर बहु छाए। मैंने एक अल्फाबेट कंटिन्यूएशन में रिपीट किया इस पंक्ति में। कौन सा अल्फाबेट था? आई होप आप समझ गए वो कौन सा अल्फाबेट था। वो अल्फाबेट था त, तरनी का त, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। सो मैंने कंटिन्यूएशन में जिस अल्फाबेट को यहाँ रिपीट किया वो था त। ऐसे ही एक अल्फाबेट और देखिए, इसका एग्जांपल, ये रामायण का एक पंक्ति की एक लाइन है,
कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुरु। कंकन, कंकन, क कंकन किंकनी, क वापस, तो इट मीन्स बहुत इजीली आप पहचान पाए होंगे, क अल्फाबेट मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, ठीक है। सो इस तरह से अनुप्रास अलंकार जब हम एक ही वर्ण को बार बार लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार या ज्यादा बार भी आ सकता है ना, तो इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। डेफिनेशन क्लियर? नॉर्मली आपको परिभाषा पहचाननी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, आप उस पंक्ति को इजीली नोटिस कर पाए। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अब आप इस डेफिनेशन को इजीली समझ चुके होंगे। एक वर्ण, एक अल्फाबेट कंटिन्यूएशन में रिपीट हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ज्यादा बार भी हो सकता है। अब देखिए आप यहाँ पे जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसको देखते हैं। कहाँ लागे मोहन मैया मैया, तो यहाँ पे मोहन, मैया, मैया, कौन सा अल्फाबेट बार बार आया? म वर्ण। तो यहाँ पे म वर्ण एक से अधिक बार आया है, सो इसलिए ये अनुप्रास का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, बहुत पॉपुलर एक पंक्ति भजन की, महात्मा गांधी इसको यूज करते थे अपने भजन में। रघुपति, रघु का र, राघव का र, राजा र, एंड राम र। तो यहाँ पे एक अल्फाबेट जो रिपीट हुआ वो वर्ण कौन सा था? र वर्ण। नेक्स्ट है, ये पंक्ति पहचान गए होंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, सेशन स्टार्ट होते ही हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कबीर द्वारा लिखित, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। सो पोथी में प, पढ़ी में प, देन अगेन प, तो यहाँ पे प वर्ण एक से अधिक बार आया। एंड आपको याद होगा हमने जब इसका भावार्थ करवाया था तो मैंने लिखवाया था ये अनुप्रास का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेट बार बार आया है। तो ये अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, तो एक ही अल्फाबेट, एक ही वर्ण बार बार आए, बार बार प्रयोग किया जाए, 2 बार 3 बार, सब अनुप्रास अलंकार। सिंपल, समझ में आया? एंड नेक्स्ट अब हम अलंकार है यमक अलंकार। अब यहाँ पे अभी तक जो हमने एग्जाम्पल पढ़े उससे कुछ इफेक्ट या मीनिंग तो सेम ही आ रहा था। हम जानबूझ के ऐसे शब्द चुन रहे थे जो कि उस वर्ण से शुरू हो रहे थे या उन्हीं वर्ण को हम रिपीट कर रहे थे। लेकिन यमक में क्या होगा? यमक में सेम पूरा का पूरा शब्द एज इट इज 2 बार आएगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे यहां देखते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे फिर उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग हुआ तो 2 बार है, देखिए जैसे घटा फिर दोबारा घटा, पर दोनों ही बार उसका मीनिंग एक नहीं है, डिफरेंट मीनिंग है। पहली बार घटा का मतलब है बादल, काले रंग के बादल, तो काली घटा, काले रंग के बादल। दूसरी बार जब हमने घटा वर्ड यूज किया तो उसका अर्थ है कम होना, घटना। सब्सट्रैक्ट करने में हम यूज करते हैं ना, जोड़ना, घटाना, कम होना। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम जब मैं घटा यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब है घटना, मतलब कम होता जाना। सो काली घटा का घमंड घटा, जो काले रंग के बादल थे उनका जो अहंकार था वो धीरे धीरे कम हो गया। क्लियर? सो वर्ड मैंने सेम दिखने में यूज हो किया लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। सो यमक यही है, दिखने में सेम शब्द का 2 बार यूज होना लेकिन उसके बाद भी उसका अर्थ का डिफरेंट होना, अलग होना। जैसे यहां देखिए यमक अलंकार, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वो यमक अलंकार कहलाता है। यानी मैं एक ही वर्ड को यूज करूं एक से अधिक बार बट उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए। तो ये एग्जांपल तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। काली घटा का घमंड घटा, सो काले बादलों का अहंकार कम हो गया, इसलिए हमने घटा शब्द यूज किया 2 बार। एक बार मीनिंग था बादल, दूसरी बार मीनिंग था कम होना, सो इसलिए ये है यमक अलंकार। ओके, नेक्स्ट है यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण दिए गए, जैसे कि ये 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है।
बहुत फेमस लाइन है हिंदी काव्य की। किस लिए यूज की गई थी? महाराणा प्रताप की जो रानियां थी, महारानियां थी, वो एक ऐसा समय था जब वो तरह तरह के पकवानों को दिन में 3 बार खाया करती थी, है ना। भोजन दिन में 2-2 3-3 बार उनके लिए अवेलेबल था। बहुत महलों में ऐशो आराम में रहती थी, तो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम 56 भोग तरह तरह के पकवान खाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि महाराणा प्रताप अपने महलों से निर्वासित हैं, जंगलों में भटकते हैं, तो वही महारानियां, वही रानियां जो इतने ऐशो आराम में रहा करती थी, वो अब पूरे दिन में जंगलों में उनको बहुत तरह की चीजें नहीं मिलती। पेट भरने के लिए वो जो जंगल में बेर की झाड़ियां हैं, उनसे बेर चुनकर पूरे दिन भर में सिर्फ 3 बेर उन्हें खाने के लिए मिलते हैं। वो बेर समझ में आए? वो जंगल में जो बेर के झाड़ियों में जो लगते हैं, वो तो समझ गए। सो 3 टाइम तरह तरह के पकवान खाने वाली रानियां अब दिन भर में सिर्फ 3 बेर खा पाती हैं। सो ये है यमक अलंकार का एग्जाम्पल। दिखने में लगभग सिमिलर लाइन, बट मीनिंग डिफरेंट। 3 बेर खाती थी, 3 बेर दिखने में सेम लग रहा है, बट मीनिंग समझ में आ गया। तो यहाँ 3 बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ, और दोनों बार मीनिंग अलग है, अर्थ अलग है। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार, दिन में 3 टाइम्स, और दूसरी बार 3 बेर का प्रयोग है बेर के 3 फल, इसलिए ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकारी। कैसे कहा गया ये, इसको समझ लेते हैं। एक बार कनक वर्ड, इसका मतलब है सोने से, गोल्ड से, और एक बार कनक का मतलब हुआ धतूरा। अब धतूरा पता है, वो एक भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, एक कांटेदार गोल फल, नशे में बहुत बहुत कहते हैं कि नशीला होता है वो। तो कहते हैं कि धतूरे में जो नशा है, उससे भी कहीं ज्यादा नशा सोने में है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार। हमने 8 तक अनेकार्थी पढ़ते थे, तो ये अनेकार्थी वर्ड्स के एग्जांपल्स होते हैं। हम इसमें जिस ऐसे किसी वर्ड को ले रहे हैं जिसका मीनिंग कुछ और भी है। यहाँ कनक का मतलब सोना भी है, कनक का मतलब धतूरा भी है। तो कवि बिहारी द्वारा लिखे थे ये, इसमें वो कहते हैं कि सोने में धतूरे से भी अधिक नशा है। कैसे? धतूरे को तो आदमी खाने के बाद बौराता है, मतलब उसकी बुद्धि काम करना बंद करती है। लेकिन सोने के बारे में तो सोचकर, गोल्ड को पाने के लालच में, सोने को पाने की लालच में उसका बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती। इसलिए कहा गया, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। बिहारी के इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ, दोनों बार अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसका अर्थ है सोने में अर्थात धन में धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता, नशा होता है। और नशा होता ही है, हम सब जानते हैं और ये समझ चुके होंगे। आदमी या मनुष्य धतूरे को खाने के बाद बुद्धि उसकी साथ देना बंद करती है, लेकिन सोने को पाने के लालच में इंसान कितने सही या गलत काम करता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये यमक अलंकार के एग्जाम्पल्स हैं। आप डेफिनेशन लिखने के बाद कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ये लिखिए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, इस एग्जाम्पल को लिखिए। ये हमने जो पहले पढ़ा, काली कटा घन का घमंड कटा, उसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब क्या होता है? स्टिक होना, चिपकना, है ना, फेविस्टिक जैसे यूज करते हैं, चिपकना। तो श्लेष का अर्थ हुआ चिपकना। अब यहाँ पे एक वर्ड के संग एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, जस्ट पिछले साल ही पढ़ा है, तो आप इजीली याद कर पाएंगे इस एग्जाम्पल को। बहुत अच्छा उदाहरण है श्लेष का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीम ने कहा था कि पानी को संभाल कर रखो, बिना पानी के सब चीजें महत्वहीन, व्यर्थ हो जाएंगी। मोती मनुष्य और चून मतलब अंड। किस तरह से? तब यहाँ पानी के, यहाँ पे श्लेष अलंकार था, पानी के एक से अधिक अर्थ थे। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान से, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से।
तो यहाँ पे समझिए श्लेष का अर्थ है चिपकना, चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों, छिपे हों, एक ही वर्ड के एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं, सो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो ये डेफिनेशन श्लेष अलंकार की और एक एग्जाम्पल लिखिएगा। श्लेष के कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। मंगन की देखी पट देख बार बार है। मंगन मतलब मांगने वाले को देखकर, अब यहाँ पे पट देत बार बार, इसके दो डिफरेंट मीनिंग। अगर मांगने वाले को, भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखकर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो याचक यानी मांगने वाले को देखकर पट यानी दरवाजा किवाड़ बंद कर देते हैं। पट देना मतलब दरवाजा बंद कर देते हैं उसके मुंह पर, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो मांगने वाले को देखकर बार बार पट यानी कि वस्त्र, पढ़े ना हमने पर्यायवाची में, चीर पट अंबर, वस्त्र के पर्यायवाची। तो मांगने वालों को देखकर कई लोग उन्हें बार बार, जो दानवीर है, दाता है, वो लोग तो याचक को देखकर बार बार वस्त्र देते हैं, और जो कृपण कंजूस है वो मांगने वाले को देखकर दरवाजा किवाड़ उसके मुंह पर बंद कर देते हैं। तो ये क्लियर। मंगन की देखी पट देत बार बार है, मांगने वाले को देखकर लोग बार बार पट देते हैं। तो कृपण कंजूस के लिए दरवाजा बंद करना, और दानवीर के संदर्भ में वस्त्र और देने के संदर्भ में पट देना, उसको और कपड़े वो दे दिया करते हैं, दान करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, रावण सर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिलीमुख। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख रहे हैं, सिलीमुख वर्ण शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला है बाण, दूसरे अर्थ में भ्रमर। तो रावण सर सरोज वनचारी, जो रघुवीर है श्री राम, रावण को देखकर उसको बाण तान लेते हैं, उनके संदर्भ में आया। और दूसरी बात सिलीमुख मतलब भ्रमर के संदर्भ में भी है। सिलीमुख वर्ड के दो मीनिंग है, बाण मतलब जो धनुष बाण में बाण है उसकी बात की गई, और एक बार भ्रमर के संदर्भ में की गई। तो ये श्लेष अलंकार के लिए है। अब ये है अभ्यास प्रश्न, एंड आप अपनी कॉपी में इन्हें करिए। तो निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार को पहचानिए। मैंने यहाँ जो भी आपको शब्द अलंकार पढ़ाए हैं, आपको इन दी गई पंक्तियों में पहचानना है कौन सा अलंकार है, और वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सो आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, जो अब तक मैंने आपको चारों डेफिनेशंस लिखवाई, उनके एग्जांपल्स लिखवाए। उसके बाद ये क्वेश्चंस नोट कीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार को पहचानिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए, सिर्फ 4 लाइंस, और उनके अलंकार का पहचान के उसका ब्रैकेट में नाम लिखना है आपको। ओके, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, वर को छोड़ और वर ले लो। ये पंक्ति उतारिएगा, वर को छोड़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज इस पंक्ति को लिखेंगे प्रश्न, फिर देन उत्तर आप अपनी तरफ से जो आपको पता है इसमें कौन सा अलंकार है, उसको उस अलंकार का नाम लिखिएगा। सेकंड है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे इस पूरी पंक्ति को मैंने इसी पार्ट 1 में ही आपको अभी ये पंक्ति समझाई भी थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत इजीली लिख पाएंगे। ये पूरी पंक्ति लिखिए, रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति को लिखिएगा, और उसके बाद अपने वर्ड में उस सेकंड का आंसर जो भी आपको पता है इसमें अलंकार है। थर्ड, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। इस पूरी पंक्ति को लिखिए और आपके अनुसार इसमें जो अलंकार है उस अलंकार को लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, जो आपके लिए फोर्थ अलंकार की पंक्ति है, वो कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इन चारों ही पंक्तियों को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, क्वेश्चन जब भी लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से, तो इन पंक्तियों को लिखिएगा ब्लैक पेन से। इनके आंसर्स जब आप फिल करते हैं अपनी कॉपी में, सो से ब्लू पेन से। एंड नेक्स्ट, ये सारे हमारे शब्द अलंकार थे। आई होप इस वीडियो से आपको शब्द अलंकार समझ में आए होंगे, और जो भी हमने आपको 4 प्रश्न दिए हैं आप उनके आंसर्स इजीली ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के कुछ अन्य भी। Till then, goodbye.